नमस्कार दोस्तों, ये है हमारे इंडिया जीके की 1000 प्रश्नों की सीरीज का 7वां वीडियो। इस वीडियो में भी हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, तो आप वीडियो अंत तक देखें। हर एक प्रश्न को हम पूरी डिटेल से देखेंगे और पिछले वीडियो भी आपने नहीं देखे हैं तो उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है और प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है अपने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप 1 बाय 1 करके देख लीजिए। सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। तो देखिए, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ या कुशीनगर? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? सारनाथ में, ऑप्शन सी। सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। सारनाथ वर्तमान में कहाँ है? वाराणसी। वाराणसी उत्तर प्रदेश में, ये भी सारनाथ हैं। तो आप ध्यान रखिए, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? यशोधरा, महामाया, महाप्रजापति गौतमी या फिर बिंबा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? ये थी अपने महाप्रजापति गौतमी, ऑप्शन सी। महाप्रजापति गौतमी, इसने ग्रहण किया था अपने बौद्ध धर्म, प्रथम महिला थी ये, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? तो देखिए, प्रथम भारतीय ऐसे कौन है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था? तो देखिए ये कौन हो जाएंगे अपने? रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी। रविंद्रनाथ टैगोर को कब मिला था नोबेल पुरस्कार? 1913 में साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन बी अपने एकदम करेक्ट आंसर है। और देखिए एक प्रश्न हमने पहले देख लिया है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1901 से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई है, 1901 से। और आपको एक प्रश्न, अगर पिछले वीडियो आपने देखे हैं, सभी रेगुलर वीडियो आप देख रहे हैं तो आपको ज़रूर आता होगा, किसकी याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ये तो आपको बताना है। और एक बताना है कौन से देश के द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, या आपको कमेंट करके बताना है कौन से देश के द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 1901 में इसकी शुरुआत हुई है। प्रश्न 4 है, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो देखिए, शक संवत पर आधारित है भारतीय राष्ट्रीय पंचांग। पिछले वीडियो में हमने देखा था कनिष्क के शासनकाल में शक संवत का प्रारंभ हुआ था। कुषाण शासक जो कनिष्क था, इसके शासनकाल में 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ हुआ था। तो अपने भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित हैं। तो आप ध्यान रखिए, ऑप्शन सी। प्रश्न 5 है, भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? अरविंद घोष, महात्मा गांधी, विनोबा भावे या फिर राधा कृष्णन? तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? विनोबा भावे भूदान आंदोलन के प्रणेता थे। तो ऑप्शन सी अपने करेक्ट आंसर है, विनोबा भावे। अगला प्रश्न है, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो देखिए, देवदास उपन्यास किसने लिखा है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ये हो जाएगा सही आंसर। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ये अपने देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं। प्रश्न 7 है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? सिंपल सा प्रश्न है। भारतीय संविधान का निर्माता या फिर जनक कह लो या फिर जननी कह लो, ये सभी BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन बी अपने सही आंसर है, भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो देखिए, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा, ध्यान रखें आप, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। देखिए, संविधान लागू तो अपने 26 जनवरी 1950 को हुआ, लेकिन यहाँ पर पूछा है कब अंगीकृत किया गया। इसका आंसर क्या होगा? आपने 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था? 1947, 48, 49 या 50? तो देखिए, भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य कब बना था? जब भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो अपने 1950 में ये बना था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा अपने एकदम सही आंसर। 26 जनवरी 1950 के दिन संविधान लागू हुआ, उस दिन से अपने भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बन गया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस संविधान से ली गई है? तो देखिए, समवर्ती सूची यानी जिस विषय पर कानून बनाने का अधिकार संघ यानी कि केंद्र को भी हो, राज्य को भी हो, ये किस संविधान से लिया गया है? ये अपने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा सही आंसर। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछे जाते हैं, मैंने भी आपको बहुत बार बता दिया है। तो देखिए भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है भाग 4 में। भाग 3 में अगर बात करें तो इसमें मूल अधिकार का वर्णन है, यह भी आप ध्यान रखें। अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक है इसका वर्णन। और अपने भाग 4 क में मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य, ये भी आप ध्यान रखें भाग 4 क में। और देखिए अगर बात करें नीति निर्देशक तत्व, ये कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। मूल कर्तव्य ये अपने रूस के संविधान से लिए गए हैं। मूल अधिकार ये अपने अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। इस तरह से आपके 5 से 6 प्रश्न इसमें क्लियर हो गए होंगे, ये बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो देखिए अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, ऑप्शन बी। भारतीय संसद में कौन सम्मिलित नहीं है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा या उपराष्ट्रपति? तो देखिए भारतीय संसद किससे मिलकर बनी हुई होती है? तो देखिए संसद में कौन कौन है? एक तो हो गया संसद के दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा और एक अपने राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर बनती है अपने संसद। तो राष्ट्रपति तो हैं, लोकसभा भी हैं, राज्यसभा भी हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति अपने भारतीय संसद में सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा अपने एकदम करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा इन तीनों से मिलकर बनती है संसद। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो देखिए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है अपने 6 वर्ष। देखिए राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य इसके सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तब अपने 6 वर्ष इसका होता है कार्यकाल राज्यसभा का। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? तो देखिए सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तक करने वाले कौन है? अपने गोविंद सिंह, ऑप्शन सी अपने करेक्ट आंसर है। गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की है। और देखिए कहाँ की है अपने, अगर ये पूछा जाए तो आनंदपुर साहिब में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में इसकी स्थापना की है गोविंद सिंह ने। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका कैसी है? स्वतंत्र या फिर राष्ट्रपति के अधीन या प्रधानमंत्री के अधीन या संसद के अधीन? तो देखिए भारत में न्यायपालिका किसी के भी अधीन नहीं है, ये अपने स्वतंत्र हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा अपने एकदम करेक्ट आंसर। देखिए जो कानून एक आम आदमी या फिर आम नागरिक के लिए लागू होता है, वही कानून राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के लिए लागू होता है। न्यायपालिका अपने स्वतंत्र है एकदम, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कुंडनकुलम परियोजना किस राज्य में है? तो देखिए कुंडनकुलम परियोजना ये अपने तमिलनाडु राज्य में है, ऑप्शन ए। तमिलनाडु राज्य में एक नाभिकीय विद्युत परियोजना है कुंडनकुलम, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो देखिए ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। भारत की कुल स्थलीय सीमा की अगर लंबाई पूछे तो यह कितनी है? अभी 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है। और देखिए अगर पूछे भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? मुख्य भूमि से अगर तटरेखा की लंबाई पूछ ले, तटरेखा की लंबाई तो अपने 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर। और द्वीपों सहित तटरेखा की कुल लंबाई पूछे द्वीपों सहित तो अपने 7516.5 किलोमीटर हैं। इन तीनों का आप ध्यान रखें। मुख्य भूमि की अगर बात करें तटरेखा की लंबाई तो 6100 किलोमीटर, द्वीपों सहित तटरेखा की लंबाई की अगर बात करें तो 7516 किलोमीटर। और अपने स्थलीय सीमा की लंबाई कुल बात करें अगर इसकी तो 15,200 किलोमीटर। ये है अपने ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? तो देखिए मैकमोहन रेखा अपने भारत और चीन के बीच सीमा जो है ये मैकमोहन रेखा बनाती हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा अपने करेक्ट आंसर। और रेड क्लिफ रेखा ये अपने भारत और पाकिस्तान के बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच। तो आप ध्यान रखिए अपने भारत चीन में मैकमोहन रेखा है ये। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो देखिए ये भी प्रश्न हमने पहले देख लिया है। कोरोमंडल तट है अपने तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम कोरोमंडल तट। प्रश्न 21 है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो देखिए भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन, कामेट, माउंट एवरेस्ट या कंचनजंगा? क्या हो जाएगा इसका आंसर?
तो देखिए अभी वर्तमान संदर्भ में बात करें तो अभी पाकिस्तान जो POK हैं, पाक अधिकृत कश्मीर, इसको भारत अपना ही हिस्सा मानता है। तो इस पाक अधिकृत कश्मीर में गॉडविन ऑस्टिन या फिर K2 ये स्थित हैं, लेकिन भारत POK को अपना ही हिस्सा मानता है, अपने अधीन ही मानता है। तो अपने ऐसा प्रश्न आ जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पर्वत चोटी कौन सी है, तो अपने K2 या गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा। और अगर पूछा जाए निर्विवाद भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, निर्विवाद आ जाए, क्योंकि POK तो भी विवादित है, निर्विवाद आ जाए तो अपने कंचनजंगा हैं, ये अपने सिक्किम में है, सिक्किम में। लेकिन ऐसा ही प्रश्न पूछे कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो K2 या गॉडविन ऑस्टिन, ये अपने POK यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर में है, आप ध्यान रखिए। और माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, अपने नेपाल में है, नेपाल में, ये भारत में नहीं है। अगला प्रश्न है सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा कहाँ से गुजरती है, तो देखिए अपने लिपू लेक दर्रे से होकर गुजरती हैं, जहाँ पर भी नेपाल और भारत में विवाद चला था थोड़े दिन पहले, सीमा विवाद। तो अपने लिपू लेक दर्रा हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। प्रश्न 23 है भागीरथी व अलकनंदा गंगा में कहाँ मिलती हैं, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गंगोत्री या देवप्रयाग। तो देखिए भागीरथी और अलकनंदा गंगा में देवप्रयाग में आकर मिलती हैं, यहाँ पर आगे गंगा नदी बन जाती हैं, तो देवप्रयाग हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन डी। प्रश्न 24 है भारत की सबसे विशालतम लेगुन झील कौन सी है, तो देखिए सबसे विशालतम लेगुन झील की अगर बात करें तो ये अपने चिल्का झील है, ये अपने उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील। तो आप ध्यान रखें सबसे विशालतम झील कौन सी है, लेगुन, ये अपने चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। और इस वीडियो का अंतिम और 25वां प्रश्न है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है और PTT 2015 में पूछा गया है। तो देखिए भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या फिर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और ये कहाँ स्थित है, अपने उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और देखिए इसका पुराना नाम भी अगर पूछा जाए तो क्या था इसका पुराना नाम, हेली नेशनल पार्क है, हेली नेशनल पार्क, जिसको बाद में नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। इसकी स्थापना कब हुई है, 1936 में इसकी स्थापना हुई है, जो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। इस तरह से हमने 175 प्रश्न 1000 प्रश्नों में से कंप्लीट कर लिए हैं और हर एक प्रश्न को हम बिल्कुल व्याख्या सहित देख रहे हैं। उम्मीद है आपको ये क्विज पसंद आ रही होगी। ये क्विज आपको 1000 प्रश्नों की अगर पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें। मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।